होता है बर्नौलिस प्रिंसिपल के कारण। और ये बात हम पहले देख भी चुके हैं और समझ भी चुके हैं। लेकिन अब देखिए कुछ नया। एक बॉटल को काट के हमने बना दिया ये फनल। और अब ये भी है एरोडायनामिक्स का कमाल। और वो भी है एरोडायनामिक्स, वो जो K2 दिखाने वाली हैं। एरोडायनामिक्स यहाँ भी वहाँ भी, खेल के मैदान में भी। खेल के मैदान में जहाँ खेल भी है, साइंस भी, एक्शन भी और एक्सप्लेनेशन भी। तो चलिए देख खेल के। एक समय ऐसा था जब लोग कहते थे कि स्काई इज द लिमिट, लेकिन आज ये कहावत बिल्कुल बदल गई है। आज इंसान के लिए आसमान भी कोई सीमा नहीं रहा है। पिछले 100 सालों में हमने ऐसी मशीनों और चीजों का आविष्कार किया है जो हवा में हमारे इशारों पे काम करती हैं, और ऐसी ऊंचाइयां हमने छुई हैं जिनकी कोई सीमा नहीं। आइए दोस्तों, आज हम पहचान करते हैं ऐसे हीरोज के साथ जिन्होंने आसमान को अपनी मुट्ठी में कर लिया है। ये वो लोग हैं जो एक चीज को हवा में अपनी मर्जी से उड़ा सकते हैं और जिस तरफ चाहे उस तरफ घुमा सकते हैं, और जब चाहे नीचे भी ला सकते हैं। और इस कला में उन्होंने पूरी दुनिया के दिल जीत लिए हैं। ये हीरो अलग अलग रूप में हमारे सामने आते हैं। एक तरफ हैं टाइगर वुड्स, जो गेंद को आसमान से छुआ के अपनी मर्जी के मुताबिक नीचे उतारते हैं। दूसरी तरफ है शोएब, जो गेंद को जहां मर्जी घुमा देते हैं। कुछ लोग हैं जो अपने करतब हजारों फीट ऊपर हवा में दिखाते हैं, और कुछ हैं जो एक हवाई जहाज की रफ्तार से जाते हैं पर अपने पैर जमीन से नहीं उठाते। दोस्तों, आज हम देखेंगे इन्हीं मैग्निफिसेंट मेन और उनके फ्लाइंग मशीन्स को, और हम ये देखेंगे कि कैसे सदियों की साइंटिफिक रिसर्च के नतीजे हैं ये अद्भुत मशीन। आज की शुरुआत हम करेंगे इनमें से सबसे छोटे ऑब्जेक्ट के साथ। जी हाँ, गोल्फ बॉल। मगर हमारे दोस्त की साइज से धोखा मत खाइए। ये देखने में छोटा है मगर इसमें है बहुत दम। और पिछले 20 सालों में खिलाड़ियों ने इसे बहुत दूर मारना सीख लिया है। सवाल यह है कि क्या पिछले कुछ सालों में खिलाड़ियों का खेल इतना इंप्रूव कर गया है कि इनकी ड्राइव्स 30 गज लंबी हो गई हैं? असल में इसके कारण तो बहुत हैं, लेकिन सबसे बड़ी वजह है ये गोल्फ बॉल। न्यूजीलैंड का ऑकलैंड और स्कॉटलैंड का एडिनबर्ग ये ऐसे दो शहर हैं जहां कॉमनवेल्थ गेम्स दो बार आयोजित हो चुके हैं। फेदरी, यही तो कहलाती थी पहले जमाने की गोल्फ बॉल्स। फेदरी इसलिए क्योंकि ये गोल्फ बॉल्स होती थी चिड़िया के नर्म नर्म पंखों से भरी एक लेदर पाउच, और इस पाउच को सुखाकर तेल लगाकर व्हाइट पेंट से पॉलिश कर दिया जाता था। ये बिल्कुल स्मूथ होती थी, एकदम चिकनी, आज की गोल्फ बॉल से बिल्कुल अलग।
आज की गोल्फ बॉल्स, इनमें तो गड्ढे ही गड्ढे, डिंपल्स। ये गोल्फ बॉल जो आप देख रहे हैं, इसमें और किसी और बॉल में एक महत्वपूर्ण फर्क है, और वो फर्क है ये डिंपल्स जो गेंद पर हैं। और इन्हीं डिंपल्स में छुपा है वो जादू जो गोल्फ को किसी और खेल से अलग बनाता है। साइंस में एक प्रॉपर्टी है जिसे हम ड्रैग कहते हैं, और गोल्फर्स जिन्हें साइंस के बारे में कुछ नहीं पता, उन्हें भी इसके बारे में इंस्टिंक्टिवली पता होता है। जैसे ही गोल्फ बॉल हवा में जाती है, वो धीरे होने लगती है। जब एक बॉल तेजी से सामने की ओर जाती है, तो अपने सामने की हवा को धकेलते हुए जाती है। हवा बॉल के कारण इतनी तेजी से आगे जाती है कि उसके पीछे का एरिया खाली हो जाता है। इस एरिया को वैक्यूम कहते हैं। ये वैक्यूम जो है, वो कोशिश करता है अपने को हवा से भरने की। वो अपने आसपास की एरिया से हवा खींचने लगता है और बॉल को भी पीछे की तरफ खींच लेता है, और इसी को ड्रैग कहते हैं। अच्छा, तो ये बताइए, ये क्या चीज है? F1 कार, फॉर्मूला 1 रेसिंग कार, बहुत तेज दौड़ती है, 300 किलोमीटर पर आवर की तेजी से, शायद उससे भी ज्यादा। तो ये बताइए कि जब ये इतनी तेजी से दौड़ सकती है, तो एरोप्लेन की तरह टेक ऑफ क्यों नहीं कर सकती? सोचिए। अब समय है दर्शकों के लिए एक सवाल का। एक F1 कार 300 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से चलती है, लेकिन उड़ती क्यों नहीं? A, F1 गाड़ी की विंग्स की शेप की वजह से। B, हवा विंग्स को ऊपर से नीचे की तरफ धकेलती है। C, विंग्स के ऊपर हाई प्रेशर होता है और नीचे लो प्रेशर। या फिर ऊपर दिए सभी उत्तर। सही उत्तर थोड़ी ही देर में हम आपको बताएंगे। दुनिया की कई मशहूर साइंटिफिक डिस्कवरीज की तरह गोल्फ बॉल पर डिंपल्स का इनोवेशन भी काफी एक्सीडेंटल था। शुरू में गोल्फ बॉल स्मूथ हुआ करती थी। खिलाड़ियों ने खेलते समय यह देखा कि जैसे जैसे गोल्फ बॉल पुरानी और खुरदरी होती जाती है, वो ज्यादा दूर जाती है। खिलाड़ी पुरानी बॉल से ही खेलना पसंद करने लगे, और इसी कारण गोल्फ बॉल मैन्युफैक्चरर्स ने खुरदरे बॉल्स बनाने शुरू कर दिए, और यहीं से गोल्फ बॉल पर डिंपल्स का जन्म हुआ। देखते हैं कि डिंपल्स में क्या राज छिपा है। डिंपल्स बाउंड्री लेयर की मॉलिक्यूल्स को थोड़ा सा हिला देते हैं। वो एक दूसरे से टकराने लगते हैं। अगर बॉल स्मूथ है, तो उसके ऊपर की हवा जल्दी पीछे गायब हो जाती है, जिसकी वजह से बड़ा वैक्यूम बनता है और ज्यादा ड्रैग होता है। लेकिन अगर बॉल रफ है, तो उसके आसपास की हवा स्मूथ नहीं होती। इस उबड़ खाबड़ की वजह से हवा बॉल के साथ ज्यादा देर तक चिपकी रहती है। इससे वैक्यूम भी छोटा होता है और ड्रैग भी कम होता है। तो ये डिंपल्स ही हैं जिसकी वजह से बॉल ज्यादा दूर जाती है। बाय द वे, बाउंड्री लेयर कंट्रोल चिड़ियों और एरोप्लेन्स में भी बहुत जरूरी है। जो काम गोल्फ बॉल में डिंपल्स करते हैं, चिड़ियों के लिए उनके पंख भी उसी तरह का काम करते हैं। उड़ती हुई चीजों की इतनी सारी बातें देखकर लगता है अनुपम को आ गया है जोश। अब वो उड़ तो नहीं सकते, लेकिन उन्हें ऊंचाई पर जाने से कौन रोक सकता है? उड़ान के भौतिक शास्त्र को ठीक से समझने के लिए तो विभिन्न थ्योरीज हैं और कई सैकड़ों साल लग जाते हैं समझने में। लेकिन एक थ्योरी है जिससे कि सब सहमत हैं। वो ये है कि विंग्स के नीचे, यानी कि एयरप्लेन के विंग्स के नीचे एयर प्रेशर ज्यादा होता है, जिससे कि उसे एक लिफ्ट मिलता है। प्रेशर? ये प्रेशर क्या है? क्या फोर्स और प्रेशर एक ही चीज है? एक्चुअली प्रेशर और फोर्स एक दूसरे से मिलते जुलते तो हैं, पर बिल्कुल समान भी नहीं है। एक ही समान फोर्स अलग अलग प्रेशर बना सकता है, और वो इस चीज पर निर्भर करता है कि उसे कितने बड़े एरिया पे डाला जा रहा है। जब हवाई जहाज उड़ता है, तो उसके विंग्स उसके साथ आगे जाते हैं। विंग्स के शेप
उसके आसपास के हवा के फ्लो को बहुत गहरे रूप से प्रभावित करते हैं। Notice that the top of the wing is curved and the bottom is flat. So when an aeroplane is flying आप through the देख air, सकते हैं कि विंग्स के ऊपर का हिस्सा कर्व्ड है और नीचे का फ्लैट। इससे विंग्स के ऊपर और नीचे एयर प्रेशर बदल जाते हैं, जो लिफ्ट पैदा करके एरोप्लेन को ऊपर उठाता है। lifting the aeroplane up into the air. विंग्स के ऊपर की हवा को ज्यादा दूरी तय करनी पड़ती है और विंग्स के निचले हिस्से के फ्लैट होने की वजह से उसके नीचे की हवा को कम दूरी तय करनी पड़ती है। अब एरोप्लेन तो समान स्पीड से जा रहा है और विंग्स भी उसी स्पीड से जा रहे हैं, इसलिए विंग्स के ऊपर की हवा जिसे कि ज्यादा दूरी उतने ही टाइम में तय करनी है, उसकी स्पीड ज्यादा होती है और विंग्स के नीचे की हवा जिसे कम दूरी तय करनी है, उसकी स्पीड कम होती है। जब विंग्स के नीचे का प्रेशर उसके ऊपर के प्रेशर से ज्यादा है, तब वो विंग्स को नीचे से ऊपर की तरफ पुश करेगा। इसी को लिफ्ट कहते हैं और इसी की वजह से हवाई जहाज ऊपर जाता है। सबसे अधिक ऑस्ट्रेलिया और कनाडा के अलग अलग 2 शहरों में 4-4 बार कॉमनवेल्थ गेम्स का आयोजन हो चुका है, जबकि इंग्लैंड में ये खेल केवल 2 बार हुए हैं। ये है एरोफॉइल। एरोप्लेन के विंग का वही आकार जिसकी वजह से उसे लिफ्ट मिलता है। वो टेक ऑफ करता है, उड़ता रहता है। अगर मैं इस एरोफॉइल को पलट दूं तो लिफ्ट का क्या होगा? वो कहाँ लगेगी? समझिए, फॉर्मूला 1 रेसिंग कार की बड़ी इंटरेस्टिंग साइंस। पिछले 30-40 सालों की कार रेसिंग को अगर हम ध्यान से पढ़ें तो ये बात साफ हो जाती है कि रेसिंग कार्स की सफलता का राज अगर छिपा है तो सिर्फ एरोडायनेमिक्स में, क्योंकि टायर और इंजन की टेक्नोलॉजी में उतनी ज्यादा बढ़त नहीं हुई है जितनी कि एरोडायनेमिक्स की समझ में। एक फॉर्मूला 1 कार के विंग्स भी बिल्कुल उसी तरह का काम करते हैं जैसे कि एक एरोप्लेन की विंग्स। सिर्फ फर्क होता है तो इसमें कि एक F1 कार में प्रेशर नीचे की तरफ लगता है। जिस स्पीड से F1 कार आगे जाती है वो आसानी से हवाई जहाज की तरह टेक ऑफ कर सकती है, मगर उसकी विंग्स की वजह से डाउनवर्ड फोर्स लगता है जो कि उसको उड़ने से रोकता है। एक F1 गाड़ी के विंग्स उल्टे होते हैं, जिसकी वजह से विंग्स के ऊपर की हवा को उनके नीचे की हवा के मुकाबले कम दूरी तय करनी पड़ती है। समान समय में ऊपर की हवा को कम दूरी तय करना पड़ता है, जिसकी वजह से ऊपर के हवा की गति नीचे की हवा की गति से कम होती है। ऊपर गति कम होने की वजह से ऊपर प्रेशर ज्यादा होता है और एक डाउनवर्ड फोर्स यानी कि नीचे की तरफ फोर्स लगता है। हमने आपसे पूछा था कि एक F1 कार 300 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से चलती है लेकिन उड़ती क्यों नहीं? सही उत्तर है डी। दिए गए सारे ऑप्शंस मिलकर एक F1 कार को जमीन पर रखते हैं। एक F1 कार की विंग्स की शेप की वजह से ही हवा उसे नीचे की तरफ धकेलती है और विंग्स की शेप की वजह से ही विंग्स के नीचे प्रेशर कम होता है और उसे जमीन की तरफ खींचता है। फॉर्मूला 1 इंजीनियरिंग का अजूबा। जब ये कार्स 160 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पर होती हैं, तब डाउन फोर्स यानी नीचे की तरफ लगने वाला बल कार के वेट के बराबर होता है। और जब ये कार घूमती है बेंड पर तो पैदा होता है 5 टाइम्स जी फोर्स। 5 गुना जी फोर्स, मतलब ड्राइवर को लगता है कि उसके सिर का वजन 25 किलो है और पूरी बॉडी का 5 गुना ज्यादा। इस समय सांस रुक सकती है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन ड्राइवर तो फोकस्ड होता है अपनी रेस पर। कितना डिसिप्लिन, कितनी कंसंट्रेशन। हैट्स ऑफ टू शूमेकर। हैट्स ऑफ टू नारायण कार्तिकेयन। लिफ्ट जो है वो सिर्फ विंग्स वाली मशीन्स पर ही प्रभाव नहीं करता है। गोल्फ बॉल जो हमने पहले भी आपको दिखाया था, उस पर भी लिफ्ट का प्रभाव होता है
और खिलाड़ी लिफ्ट का प्रयोग करके ही उसे हवा में नियंत्रण करता है। जिस स्पीड से गोल्फ बॉल अपनी एक्सिस पर स्पिन करती है उसे स्पिन रेट कहते हैं और उसे रेवोल्यूशंस पर मिनट के हिसाब से मेजर किया जाता है। कोई एक चीज 1 मिनट में कितनी बार स्पिन करती है उसे आरपीएम कहते हैं। स्पिन जितनी तेज होगी आरपीएम उतना ही ज्यादा होगा। एक लंबे ड्राइव का स्पिन रेट करीब 2000 से 4000 आरपीएम होता है और ऊंचे वेज शॉट का स्पिन रेट 10,000 आरपीएम तक भी हो सकता है। यही स्पिन लिफ्ट पैदा करती है जो कि यह तय करता है कि गेंद कितनी ऊंची जाती है और जमीन पर गिर के कितनी जल्दी रुकती है। शॉट की उड़ान, राह और दूरी निर्भर है बॉल की लिफ्ट, ड्रैग, स्पिन रेट, स्पीड और एंगल पर। जब आप गोल्फ शॉट लगाते हैं तब गेंद नीचे से ऊपर की तरफ स्पिन कर रही होती है। बॉल की उल्टी दिशा से आने वाली हवा बॉल के स्पिन की दिशा से प्रभावित होती है। जो हवा बॉल के ऊपर से जाती है वो बॉल की स्पिन की दिशा में होती है और उसकी स्पीड बॉल के नीचे से जाने वाली हवा से तेज होती है। जैसा कि हमने पहले देखा था, जब एयर स्पीड ज्यादा है तब प्रेशर कम है और जब एयर स्पीड कम है तो प्रेशर ज्यादा है। इसलिए बॉल के नीचे प्रेशर ज्यादा होता है और बॉल को और ऊपर भेजता है, यानी कि लिफ्ट देता है। फिजिक्स का जो सिद्धांत गोल्फ प्लेयर्स को इतना उत्तेजित कर देता है, उसी सिद्धांत के उल्टे प्रभाव ने शेन वॉर्न को दुनिया का हाईएस्ट विकेट टेकर बना दिया है। बिल्कुल वैसे ही जैसे गोल्फर्स बॉल पर बैक स्पिन कराकर लिफ्ट कराते हैं, शेन वॉर्न फॉरवर्ड स्पिन कराकर बॉल को डिप कराते हैं। शेन वॉर्न की बॉल ऊपर से नीचे की तरफ घूमती है और बॉल के ऊपर और नीचे एयर प्रेशर डिफरेंस की वजह से बॉल अचानक नीचे आती है। क्रिकेट तो सदियों से जेंटलमैन्स गेम ही रहा है, तो जब साइंटिस्ट गोल्फ बॉल पर काम कर रहे थे, क्रिकेट में पूरा काम बॉलर्स को ही दे दिया गया था। और जैसा कि हमने देखा है, बॉलर्स ने काफी अच्छा काम किया है। बॉलर्स बॉल के सिर्फ एक हिस्से को चमकाते हैं और दूसरे हिस्से को रफ या खुरदरा ही रहने देते हैं, और इसी रफ साइड की वजह से हम बॉल की स्विंग का प्रदर्शन देख पाते हैं। जब बॉलर्स बॉल की सीम को सीधी रखकर फेंकते हैं, सीम की एक तरफ खुरदरा साइड होता है और दूसरी तरफ शाइनी साइड। बिल्कुल वैसे ही जैसे गोल्फ बॉल की खुरदरी सतह पर एयर मॉलिक्यूल्स उछलते कूदते हैं, क्रिकेट बॉल के रफ साइड पर भी एयर मूवमेंट टर्बुलेंट हो जाती है। लेकिन शाइनी साइड पर हवा का फ्लो स्मूथ होता है। रफ साइड पर एयर प्रेशर कम होता है और शाइनी साइड पर ज्यादा, और इसीलिए बॉल रफ साइड की तरफ स्विंग करती है। ये वैक्यूम जो है वो कोशिश करता है अपने को हवा से भरने की। वो अपने आसपास की एरिया से हवा खींचने लगता है और बॉल को भी पीछे की तरफ खींच लेता है। लेकिन अगर बॉल रफ है तो उसके आसपास की हवा स्मूथ नहीं होती। इससे वैक्यूम भी छोटा होता है और ड्रैग भी कम होता है। तो ये डिंपल्स ही हैं जिसकी वजह से बॉल ज्यादा दूर जाती है। एक ही समान फोर्स अलग अलग प्रेशर बना सकता है, और वो इस चीज पर निर्भर करता है कि उसे कितने बड़े एरिया पे डाला जा रहा है। जब विंग्स के नीचे का प्रेशर उसके ऊपर के प्रेशर से ज्यादा है, तब वो विंग्स को नीचे से ऊपर की तरफ पुश करेगा। इसी को लिफ्ट कहते हैं, और इसी की वजह से हवाई जहाज ऊपर जाता है। एक फॉर्मूला 1 कार के विंग्स भी बिल्कुल उसी तरह का काम करते हैं जैसे कि एक एरोप्लेन की विंग्स। सिर्फ फर्क होता है तो इसमें कि एक F1 कार में प्रेशर नीचे की तरफ लगता है। उन्नीस 1966 में कॉमनवेल्थ गेम्स का आयोजन पहली बार जमाइका में किया गया। यह पहला ऐसा अवसर था जब इतने बड़े स्तर की खेल प्रतियोगिता किसी प्रगतिशील देश में आयोजित की गई हो।
आप 8 साल के हों या 80 साल के या फिर दोनों के बीच के, मतलब 40, उम्र कोई भी हो, सबके बीच में एक कॉमन फैक्टर जरूर होता है। क्या? साइंस। यही तो है साइंस का कमाल। मैं आपको कुछ दिखाने जा रहा हूँ जो शायद किचन्स में रोज़ देखते होंगे आप, पर बहुत कम लोग सवाल पूछते हैं कि ये क्यों होता है। पतीला है, इसमें पानी है, मैं इसके नीचे आग जलाता हूँ। देखिएगा साफ है पतीला, ध्यान से देखती है इसकी दीवार को। ये आपने देखी सीलन बाहर, मैंने आग जलाई, ये सीलन कहां से आ गई? पानी आ रहा है उस गैस से जिससे आग जलती है। ये गैस जो होती है प्रोपेन, ब्यूटेन वगैरह, जिसको हम एलपीजी कहते हैं, उस गैस में हाइड्रोकार्बन होते हैं। कार्बन और हाइड्रोजन मिले हुए कंपाउंड होता है। जब वो जलती है तो कार्बन तो जलता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, हाइड्रोजन जलती है ऑक्सीजन के साथ मिलके, H2O पानी होता है तो पानी बनता है। तो गैस के जलने से पानी होता है, और जब वो पानी की भाप आती है ठंडे पतीले से लगती है तो यहाँ सीलन हो जाती है। आप देखिए थोड़ी देर के बाद ज़्यादा गर्म हो गया बाहर से भी पतीला, तो वहाँ जम नहीं रही। विमानों की उड़ान से लेकर बोलिंग की बात, और अब एक ऐसी बात जो किसी के भी छक्के छुड़ा दे तो हो जाए। तो चैलेंज ये है कि अपनी उंगलियों को इस तरह रखकर, एक उंगली को तो हमें क्लॉकवाइज घुमाना है और दूसरी को एंटी क्लॉकवाइज। ट्राई कीजिए। हो रहा है? नहीं। ऐसा क्यों नहीं होता? क्योंकि ऐसा ही होता है। हिंदुस्तान के हर कोने में नौजवानों के पास प्रतिभा है, उन्हें अवसर चाहिए। NIOS देता रहा है युवाओं को अवसर आगे बढ़ने का। NIOS से पढ़ने वाले इन युवाओं ने किया है संस्थान को गौरवान्वित। दिव्यांगों ने बन के दिखाया है सबल और आत्मनिर्भर। NIOS के साथ आप भी जुड़िए NIOS के संग। जीवन ये प्रकाशित करने, राहों को आलोकित करने, हम अपना दीपक स्वयं बने, हम अपना रास्ता स्वयं चुने। सीमा से विद्यालय जो मुक्त हो, संसाधन समय की सीमा से विद्यालय जो मुक्त हो। कभी पढ़े हम कहीं पढ़े, वे विषय की लोच से युक्त हो। मित्रों हम उठे और जागे, स्वयं
हिंदुस्तान के हर कोने में नौजवानों के पास प्रतिभा है, उन्हें अवसर चाहिए। NIOS देता रहा है युवाओं को अवसर आगे बढ़ने का। NIOS से पढ़ने वाले इन युवाओं ने किया है संस्थान को गौरवान्वित। दिव्यांगों ने बन के दिखाया है सबल और आत्मनिर्भर। NIOS के साथ आप भी जुड़िए NIOS के संग। घर बैठे पाएं राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान यानी NIOS में एडमिशन, वो भी एकदम आसान तरीके से, जिससे शिक्षार्थियों को होगी समय और धन दोनों की बचत। NIOS से शिक्षा कभी भी कहीं भी। शिक्षार्थियों, क्या आप जानते हैं NIOS में एडमिशन लेने का सरल और सुगम तरीका, जिससे शिक्षार्थियों को ऑनलाइन प्रवेश लेने में सहूलियत मिलती है। NIOS में प्रवेश की प्रक्रिया पूर्णतया ऑनलाइन है। शिक्षार्थी घर बैठे इंटरनेट द्वारा प्रवेश के लिए सबसे पहले NIOS की वेबसाइट www.nios.ac.in पर लॉगिन करें। अपना ईमेल आईडी और पासवर्ड डालकर अपना पंजीकरण करें। पंजीकरण के बाद लॉगिन करने पर ऑनलाइन प्रवेश हेतु आवेदन पत्र खुलेगा। आवेदन पत्र को निर्देशानुसार भरें और प्रिंट आउट लें। इस प्रिंट आउट पर अपनी फोटो संलग्न करें। ऑनलाइन प्रवेश के लिए शुल्क हेतु भुगतान के तरीके हैं: क्रेडिट कार्ड के द्वारा, डेबिट कार्ड के द्वारा, राष्ट्रीयकृत बैंक के ड्राफ्ट के माध्यम से, जो कि सचिव NIOS नई दिल्ली या नोएडा के पक्ष में देय हो। भरे हुए आवेदन पत्र के साथ साथ डिमांड ड्राफ्ट और संलग्न किए जाने वाले दस्तावेज हैं: जन्म रजिस्ट्रार के जिला कार्यालय से जारी जन्म प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति, जिसमें जन्म तिथि अंकित हो, पिछले विद्यालय से प्राप्त विद्यालय छोड़ने का प्रमाण पत्र, जिसमें आवेदक की जन्म तिथि लिखी हो। प्रवेश फॉर्म का प्रिंट आउट NIOS के संबद्ध क्षेत्रीय केंद्रों पर 10 दिनों में पहुंच जाना चाहिए, अन्यथा उचित दस्तावेज न लगे होने पर आवेदन फॉर्म रद्द किया जा सकता है। प्रवेश प्रक्रिया की पुष्टि होने के बाद शिक्षार्थियों को परिचय पत्र व अध्ययन सामग्री डाक द्वारा तुरंत पहुंचाई जाती है। ऑनलाइन प्रवेश एक बहुत ही सुगम और सुविधाजनक प्रवेश प्रणाली है। ऑनलाइन ऑन टाइम फॉर सेफ एंड सिक्योर एडमिशन।